गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज विजडम ट्री आप लोगों के बीच एक ऐसे स्ट्रेटजी की बात करने जा रहा है जिसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, मेमोरी में नहीं है, जो पढ़ते हैं उसे लिख नहीं पाते हैं, मेंस की स्किल नहीं है, क्या 3 महीने में पूरा हो सकता है अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो, या ये अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ले तो हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। देखिए, इन सारी चीज़ों के उत्तर भिन्न हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। वो उत्तर भिन्न इसलिए है बिकॉज ईच एंड एवरी कैंडिडेट इज हैविंग देयर ओन कैपेसिटी एंड चैलेंजेस, वीकनेस। मैंने आपको पिछली बार भी बड़ी साइंटिफिकली इन सारी चीज़ों को बताते जा रहा हूँ कि देखिए, आप सिलेबस में जो है उस सिलेबस को बढ़िया से जानिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों का बढ़िया से जानिए। इसके पीछे कारण है कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में जो सिलेबस है उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप जा कर के मिला लीजिए तो आपको लगेगा कि अरे ये तो प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड इन एक्सटेंडेड सिलेबस ऑफ मेंस। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उससे ठीक थोड़ा आगे बढ़ करके उसके अलाइड अप्रोच को देखिएगा, एक्सटेंडेड अप्रोच को देखिएगा तो मेंस में ऑलरेडी मेंशन है और वहाँ से फिर क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। इसका कहने का तात्पर्य बस इतना है कि देयर इज सम काइंड ऑफ साइंटिफिक इंटरकनेक्टिविटी अमंग दिस सिलेबस। आपको जो ऑब्जेक्टिव रूप है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सब्जेक्टिविटी भी जाननी है, तभी आप ऑब्जेक्टिविटी को ठोस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि इन सब चीज़ों को फिर कैसे मैनेज किया जाए विद द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपको क्या करता है, जब आप कोई चीज़ को बहुत बढ़िया से करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छा कर देता है। रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, actually there are at least 5 subjects which you have to read here, and there are a lot many activities which you have to perform during the examination process। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट और उसका प्रिपरेशन करना है। एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में नॉर्मली यू विल टेक 1 वीक। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप साइंटिफिकली इसे नहीं करते हैं देन व्हाट विल हैपन, आपको चीज़ें दिक्कत करेगी। किसी को देख करके पढ़ने की अच्छी एबिलिटी है, किसी को लिख करके पढ़ने की अच्छी एबिलिटी है, किसी को सुन करके पढ़ने की अच्छी एबिलिटी है, कोई डिस्कशन करके अच्छे से समझता है। ईच एंड एवरी वन इज हैविंग देयर ओन आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू दैट पार्टिकुलर प्रोसेस एंड दे आर डूइंग द सेम सिंस लास्ट 10 years और 12 years। कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग भिन्न तरीके से, आप लोगों को एटमॉस्फेयर मिला है, उस एटमॉस्फेयर के अनुसार आपने अपने प्रिपरेशन को तैयार किया है। अब ये चीज़ आता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप उसको प्लान्ड वे में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, योर मार्क्स विल नॉट इम्प्रूव। अब मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, तो देखिए मैंने ऑलरेडी कहा है, जो भी आपने प्रैक्टिस आज तक किया है प्रिपरेशन के लिए, ऑलरेडी प्रैक्टिस लर्निंग, उससे देखिए अगर मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन गो विद द सेम रूल, क्योंकि वो आपके ऊपर काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, आप अपने पढ़ने की ड्यूरेशन को 2 पार्ट में बांटिए, फोकस्ड लर्निंग एंड लर्निंग विथ ईज। 40 मिनट्स के स्लॉट पे जाइए, कुछ जिनके पास समय कम है या कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं तो उन लोगों को 40 मिनट्स का सीरियस स्टडी करना है और लॉन्ग टर्म में से 3 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ाई करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस में जो टाइम ड्यूरेशंस रहता है और जो आपको प्रीलिम्स में ड्यूरेशन रहता है, तो आप इफ़ेक्टिवली अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स, एक्टिव न्यूरॉन्स के साथ जिस तरीके से बैठा जाता है उस तरीके से आप बैठने की आदत डालिए अभी से ही। नाउ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बात करूंगा कि क्या आपकी जो साइकोलॉजी और माइंडसेट है वो विनिंग स्टेज में है या नहीं। यू हैव टू चेक इट बाय योर ओन सेल्फ
जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपने कभी प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तीनों को या किसी एक स्टेज को क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है, वो ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि लगता है कि हाँ, अब मैं सब चीज़ कर लूँगा। यू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू क्वालिफाई इवन द नेक्स्ट स्टेज। ये विनिंग स्टेज रखना प्रिपरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस विल गिव यू द स्पिरिट टू मूव अहेड एंड बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन योर ओन वर्क। ये बहुत ज़रूरी होता है। नाउ एवरेज साइकोलॉजी एंड लो साइकोलॉजी। एवरेज साइकोलॉजी with good efforts and collective help from the society, from their parents, from their colleagues, and वो भी काफ़ी डिसिप्लिन फॉर्म में रह करके वो विनिंग साइकोलॉजी की तरफ मूव कर जाते हैं। बट अगर यहाँ से कोई बंदा बार बार इस साइड वो हो रहा है, लो साइकोलॉजी की तरफ वो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो दिस इज़ लिटिल बिट चैलेंजेबल। आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस प्रिपरेशन में अगर आप हैं तो, और इसे कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको आपको अपनाने पड़ेंगे, जिसको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और ये कैसे होगा? जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब आप फैक्चुअली क्वेश्चंस को सही करेंगे, जब आपको पढ़ने का ये तरीका पता चल जाएगा, जब उस पर आप वर्क करेंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगा। अब चीज़ आता है दूसरा, जो लोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स का दिक्कत रहता है कि पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, ज़्यादा दिन तक मेमोरी में नहीं रहता है। यू ट्राई टू यूज़ दिस टेक्निक 137, फिर 15, फिर 30, फिर 60, 120 डेज ऐसे। ये इसलिए क्योंकि यू विल बी रिमेम्बरिंग द थिंग दैट, आपको ये बात पता होगा कि आदमी जो भी चीज़ पढ़ता है बाय विज़न, मतलब दर्शन के आधार पे, तो 24 घंटे बाद 80% चीज़ें भूलने का वो रहता है। नॉर्मली यू विल फॉरगेट 80% ऑफ द कंटेंट। लेकिन अगर आपने उसे रिवाइज कर लिया 24 आवर्स के दायरे के अंदर, फिर क्या होता है कि आपकी मेमोरी 50% बैक आ जाती है, ईजिली रिवाइज हो जाता है। ये 3 दिन तक रहता है। फिर तीसरे दिन के बाद आपने फिर रिवाइज कर लिया तो ये 7 डेज तक रहता है, और ऐसे आपका न्यूरॉन्स जो है चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है, याद करने लगता है। अब बात आता है कि क्या इसको बार बार इस तरीके से रिवाइज करने लगे बहुत समय लगेगा? नहीं। एक्चुअली जब पहली बार रिवाइज कीजिएगा तो मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, दूसरी बार रिवाइज कीजिएगा तो 30 मिनट्स लगेंगे, तीसरी बार रिवाइज कीजिएगा तो 15 मिनट्स लगेंगे, चौथी बार रिवाइज कीजिएगा 7 मिनट्स लगेंगे, 5वीं बार ये बराबर हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू योर आइज, नथिंग एल्स। आपको लेस इफर्ट लगाना पड़ेगा। नाउ एक्टिव रिकॉलिंग, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ये प्रीलिम्स के लिए रामबाण स्टेज होता है, एक्टिव रिकॉलिंग। अब एक्टिव रिकॉलिंग कैसे होगा आपका? तो या तो आप डेली टेस्ट दीजिए 100 क्वेश्चंस का या 150 क्वेश्चंस का डेली, इसको आप छोड़ नहीं सकते प्रीलिम्स के दौरान में। या जैसे कोई ऐसे लड़के रहते हैं जिनको टेक्स्ट नहीं देते हैं, आप सब चैप्टर्स पढ़ने के पहले कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, आप पेन पेपर लेकर के लिखिए कि क्या क्या आपको याद है, शॉर्ट फॉर्म में। उसमें ज़्यादा इफर्ट नहीं दे, जस्ट यू राइट डाउन कि हाँ क्या क्या मुझे पता है इस पार्टिकुलर चैप्टर में। फिर उसको जा कर के मिलाइए कि क्या क्या आपको पता नहीं था, वो ऑटोमेटिकली आपको याद आने लगेगा कि मुझे ये चीज़ पता नहीं है। ये तरीका। तीसरा तरीका, या तो डिस्कशन कीजिए आप अपने ग्रुप के बीच कि चलो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन पूछो या मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। इस तरीके से आपकी एक्टिव रिकॉलिंग बनेगी। टर्मिनोलॉजी को आप लिखिए, तब जा कर के एक्टिव रिकॉलिंग होगा। थर्ड थिंग, जैसे बहुत सारे बच्चों से मैंने ये चीज़ सुना है कि नहीं ये तो मुझे नहीं आता, हाफ आंसर आता है, हाफ नहीं आता। लेकिन आप इस बात को समझिए, आजकल क्या कर रहा है बीपीएससी, बीट इवन इन प्रीलिम्स एंड बीट इवन इन मेंस, इंटरलिविंग एंड कोरिलेशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। डैट मीन्स आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में लाना है। वो ध्यान में क्या लाना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन का आपको आधार समझना है। अगर आधार आप नहीं समझते हैं तो आपको
चीज़ें डगमगा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़िए तो आपने सिलेबस में एक चीज़ देखा था, हिस्ट्री विद द आइडिया एंड अप्रोच ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। व्हाट डज दिस मीन? पॉलिटिकल साइंस विद द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो नॉलेज है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। बिकॉज इन सोसाइटी जब आप कोई चीज़ एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं तो उस चीज़ का रिलेशन सिर्फ एक पार्टिकुलर चीज़ से नहीं हो सकता, उसके अलग अलग रिलेशन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। तो उसको भी आप उस समय समझते जाइए, जिसको इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ लर्निंग कहते हैं। और इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ लर्निंग जब आपके अंदर आएगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट की कोई ये स्कीम है, जैसे बेटी पढ़ाओ वाला जो स्कीम चला था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले स्कीम से हाउ इट विल हेल्प द इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ जेंडर पैरिटी कुड बी सीन थ्रू दिस स्कीम, हाउ DPSP कुड बी सीन थ्रू दिस स्कीम, हाउ दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द फंडामेंटल राइट पर्सपेक्टिव एंड अप्रोच। तो ये सारी चीज़ सोसाइटी से लिंक करके पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से ये पॉलिटी को एक नई वो देगा, जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि हाउ दिस जो स्कीम है वो हेल्प करेगा इसको अचीव करने में, या कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा इसके राइट इम्प्लीमेंटेशन में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। नाउ द थिंग इज प्रैक्टिकल लर्निंग। अब प्रैक्टिकल लर्निंग आपको कैसे करना है? तो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आपको क्या सब करना है कि आप जब भी NCERT को पढ़ें उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ें। जब पढ़ें तो उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करें, कि एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि आपकी जो डायमेंशन है सोचने की वो बढ़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच बढ़ेगा, देन यू विल बी एबल टू राइट बेटर इन मेंस। सो दिस वाज द अप्रोच जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नहीं, आपकी इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ करेगा, आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन और बेहतर होगा, इससे बढ़िया से लिख सकते हैं, इंटरव्यू और बढ़िया से दे सकते हैं। तो काइंडली इंक्लूड ऑल दिस टेक्निक्स इन योर स्टडी प्लान। जो ये सारे टेक्निक विजडम ट्री आप तक पहुंचा रहा है, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने पढ़ाई के दौरान। और विजडम ट्री से जो है ये आपसे अनुरोध करता है कि आप इस कंटेंट को जो सुन रहे हैं, आप इस कंटेंट को जज कीजिए और खुद में एक विजडम डेवलप कीजिए कि मुझे कैसा बिहार बनाना है, कैसा सोसाइटी बनाना है, कैसा इंडिया बनाना है। अगर आप एक बेहतर इंडिया की परिकल्पना करते हैं, बेहतर बिहार की परिकल्पना करते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग कि इस वीडियो को, इन चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाने का एक सद्विचार रखिए ताकि एक ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो डैट कि ये ज़रूरतमंद तक पहुंचे और एक विजडमफुल इंसान सिस्टम में आकर के चीज़ों को समझ सकें। संवेदनशील जो सिविल सर्वेंट है उसका बहुत ज़रूरत है, ना कि यूरोपियन मोड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। और आप देख रहे हैं कि यूरोपियन मोड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं अपने देश में। वंस दे गेट द चेयर उनकी माइंडसेट बदल जाती है। उस तरीके से इंडिया बहुत प्रयास कर रहा है कि इसे इंडियनाइज्ड वर्जन दिया जाए। तो ये हम सब की प्रयास है कि आप इतने संवेदनशील रहें कि जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर आपने कल का संसद में जो डिबेट था वो देखे होंगे तो आप सरप्राइज कर गए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें क्लियर कट जो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो इस बात को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हैं कि पिछले 7 सालों में किसी भी टाइप का
एग्जामिनेशन लीक हुआ है। उन्होंने क्लियर कट कहा कोई सबूत नहीं है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूथ हैं, आप देश की हकीकत को जान रहे हैं। खुद जरा सोचिए कि अगर ऐसे लोग पॉलिटिशियन बन रहे हैं तो आप अपना भविष्य किन के हाथों में दे रखे हैं। आप भली भांति जानते होंगे, चाहे PCS जे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान में नीट की जो धांधली हुई, जो स्कैम UPSC में देखने को मिला, ये सारे दिल दहलाने वाले हैं अगर आप प्रिपरेशन के फेज़ में हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप लोग उठिए, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने जीवन में, अदरवाइज़ उनके गुलाम रहिए। चीज़ें आपके हाथ में हैं। विजडम ट्री का बस ये प्रयास है आपके तक ये अवेयरनेस को पहुंचाने का। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको प्रिपरेशन में भरपूर मदद कर सके और ऐसे वीडियोस के लिए आपको ईज़िली आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ, आपको इस टाइप के रोज़ भी वीडियोज़ आते हैं, दिया जा रहा है, इससे आप फ़ायदा उठा सके अपने पढ़ाई में। थैंक यू।